Today we are going to start with Unit 2 Comparative Method and Strategies for Comparison. आज हम लोग देखेंगे कि comparative method क्या होता है और इसमें कैसे हम लोग comparison करते हैं two states को. इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि comparative government and politics क्या है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब फील्ड है political science का. It is a very important sub field in the discipline of political science. Comparative study of politics is about comparison. Comparative politics क्या होता है? Comparative से वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि कुछ कंपेयर करना. तो जब हम लोग पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं, जब टू स्टेट्स के पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं, मोर देन टू स्टेट्स के पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज अबाउट कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमेना. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वह पॉलिटिक्स है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल फिनोमेना को कंपेयर करते हैं. ब्यूटी या रिचनेस ये सब को कंपेयर नहीं करते, बट पॉलिटिकल फिनोमेना को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसमें. इट्स प्राइमरी गोल इज टू इनकम्पास मेजर पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. इसका मेजर गोल क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेजर गोल यह है कि यह हमें यह बताता है कि क्या मेजर सिमिलैरिटीज़ है दो स्टेट्स के बीच में और क्या डिफरेंसेस है दो स्टेट्स के बीच में जो पूरे वर्ल्ड में. कैसे आपका स्टेट और स्टेट से अलग है या कैसे सिमिलर है. तो ये सब चीज़ हमें किससे पता चलता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पता चलता है. Within the field of political science, we do engage in the activity of comparing different political systems. जब हम लोग political science पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा political systems को compare करते हैं, उनके institution को compare करते हैं, process और activities को compare करते हैं. पूरे दुनिया में जितने भी एक्टिविटीज़ होते रहते हैं कंट्रीज़ के, उसको कंपेयर करते हैं कि नहीं इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा है या इनका जो फीचर है, चाइना का जो फीचर है वो अच्छा नहीं है, या जो अमेरिका का जो फीचर है वो ज़्यादा अच्छा है, इस चीज़ में अच्छा है नो, आर्मामेंट्स में ये कंट्री ज़्यादा है. तो वी ऑफन कंपेयर इट. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं. व्हेन वी से दैट चाइना इज़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर दैन इंडिया, or that US president is stronger than Indian president, or that Pakistan is less democratic and secular than India, we are using comparative method. जब हम लोग यह कहते हैं कि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है इंडिया से, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर है इंडिया से, हम लोग ये चीज़ ऑफन करते हैं. तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूज़ कर रहे हैं. हम लोग यह भी कहते हैं कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो यूएस प्रेसिडेंट से लेस स्ट्रॉन्गर है, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर है दैन इंडियन प्रेसिडेंट. या हम लोग कहते हैं पाकिस्तान जो है वो लेस डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर है इंडिया से, वहाँ पर उतने फ्रीडम राइट्स अवेलेबल नहीं है सिटीजन्स को, जितने फ्रीडम राइट्स और जितने सेक्युलर इंडिया है उतना पाकिस्तान नहीं है. तो हम लोग कैसे इस चीज़ को कंपेयर कर पा रहे हैं? पॉलिटिकल फेनोमेना से, उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, उनके एक्टिविटी से हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं. इसी को कंपैरेटिव मेथड कहते हैं. द कंपैरेटिव मेथड एंड वाई वी कंपेयर. तो सबसे पहले कैसे हम लोग कंपैरेटिव मेथड को कंपेयर करते हैं? फर्स्ट सोशल साइंटिफिक रिसर्च और सेकंड है इंटीग्रेटिव थिंकिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोशल साइंटिफिक रिसर्च. Use of scientific method and principles to draw scientific conclusion in political science. Scientific methods का यूज़ होता है. जैसे आप सोशल साइंटिफिक रिसर्च पढ़ें तो सोशल इज़ अबाउट व्हाट इज़ गोइंग अराउंड आवर वर्ल्ड इज़ सोशल. आप जब साइंस का वर्ड यूज़ करते हैं, साइंस मेनली किस चीज़ पे बेस्ड होता है? डाटाज, रिसर्च, ये सब चीज़ पे. इट इज़ वेरी साइंटिफिक इन नेचर. इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है क्योंकि यह जो है काफ़ी एक्यूरेट बताता है. तो सोशल साइंटिफिक रिसर्च में ये होता है कि जो भी हमारे अराउंड द ग्लोब चल रहा है उसका रिसर्च किया जाता है और उससे कंक्लूजन ड्रॉ आउट किया जाता है. तो यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ आउट साइंटिफिक कंक्लूजन इन पॉलिटिकल साइंस. Sartori, he is a scholar, argues that the control function or the system of check, which is integral to scientific research and a necessary part of laboratory experimentation, can be achieved in social science only through comparison. तो a very good scholar Sartori, he argues that अगर हमें comparative politics को जानना है तो
साइंटिफिक सोशल साइंटिफिक रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तरह होता है जिससे हम लोग सोशल साइंस को कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो बहुत नेसेसरी पार्ट होता है साइंटिफिक रिसर्च का, तब हम लोगों को पता चलता है कि क्या डिफरेंस था दो चीज़ में, क्योंकि दोनों के एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन्स डिफरेंट आते हैं। वैसे ही सोशल साइंस है, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और हमें तभी समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस है टू स्टेट्स के बीच में। इंटीग्रेटिव थिंकिंग क्या है? While some social science use the comparative method to develop a scientific inquiry, for others, however, thinking with comparison is an integral part of analysis specific social and political phenomena. कुछ सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो कंपैरेटिव मेथड को एक साइंटिफिक इंक्वायरी की तरह डेवलप किए हैं, बट कुछ जो है अदर्स हाउएवर थिंकिंग विथ कंपैरिजन, कुछ कंपैरिजन की तरह ही थिंक करते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनालिसिस स्पेसिफिक सोशल एंड पॉलिटिकल। ये बहुत इंटीग्रेटिव थिंकिंग, मतलब खुद में लोग जो सोचते हैं, आप खुद में सोचते हैं, जैसे आपके माइंड में आप दो लोगों को, दो सेब को आप देखिएगा, एक रॉटन है और एक गुड है, तो आपका मन करेगा वो गुड एप्पल को खाने का, नॉट द रॉटन एप्पल। यू विल लाइक टू ईट द गुड वन। सो ये आप क्या करें, इंटीग्रेटिव थिंकिंग करें, खुद से थिंकिंग करें। तो ये चीज़ होना चाहिए, आप खुद से अपना थिंक कीजिए कि क्या सही है क्या। तो आप कैसे उस चीज़ को पता कर पाए कि वो जो एप्पल है वो सही है? उसका कलर फेड हो चुका था, इसका कलर ब्राइट था, वो दिखने में अलग लग रहा होगा, उसका टेस्ट अलग होगा। तो डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च किए आपने, मतलब साइंटिफिक मीन्स आप देख के उस चीज़ को पहचाने, पहले आप डिफरेंट पॉइंट्स आए आपके दिमाग में तुरंत टक 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 कि नहीं नहीं ये चीज़ जो है इसमें गलत है, ये सही है, तो आपने चूज़ किया। तो यही है इंटीग्रेटिव थिंकिंग, आपको खुद से सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। Swanson, he is also a scholar who argued that thinking without comparison is unthinkable. उनका कहना है कि अगर आप थिंक कर रहे हैं किसी भी चीज़ को और आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं दो चीज़ को, उस चीज़ को लेके, तो वो अनथिंकेबल है, मतलब जस्टिफाइड नहीं। आप उस चीज़ को कितना भी फिर आप थिंक कर लीजिए, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं निकलेगा। जैसे कि आप हमारा एक यूजुअल नेचर होता है स्टूडेंट्स का कि वो क्या करते हैं, दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनके बीच में आप कंपैरिजन करते हैं, थिंक करते हैं। तो आप पहले आप थिंक कर रहे हैं, तो आप थिंक कर रहे हैं वो ठीक है कि ठीक है, आप थिंक करते हैं कि ये टीचर्स जो है वो, ये टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, या ये टीचर जो है बहुत बुरा पढ़ाती हैं। तो आप क्यों बुरा पढ़ाती हैं और उनसे अच्छा कौन पढ़ाता है, जब तक आप ये चीज़ को कंपैरिजन नहीं कीजिएगा वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं होगा। क्यों, किस वजह से वो टीचर उस चीज़ में ज़्यादा अच्छी हैं और ये मतलब ज़्यादा समझ में आता है हमें, या उनका फैक्ट्स जो रहता है वो हमारे दिमाग में जाता है और मल्टीपल टाइम रिविजन करवाती हैं। तो ये सब कारण की वजह से ये जो टीचर है वो ज़्यादा अच्छी है। तो आप दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करें, तब आप उसको जस्टिसिएबल कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को कि नहीं, नाउ माई statement is justiciable like this because I am doing comparison between the two teachers. So like this you do comparison and you take out the analysis of what is right and what is wrong. तो वही चीज़ है। Swanson, he is a very good scholar and he says that thinking without comparison is unthinkable. अगर आप थिंक करें किसी चीज़ के बारे में और कंपेयर नहीं, जैसे आप दो ड्रेसेस को कंपेयर कर रहे हैं, टेक अ कॉमन थिंग, आप थिंक करें कि नहीं ये ड्रेस अच्छा नहीं है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा अपने माइंड में कि ये ड्रेस क्यों अच्छा नहीं है और ये ड्रेस अच्छा हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो आप दूसरे ड्रेस को देखिएगा और फिर आप कंपेयर करती हैं कि नहीं ये ड्रेस ज़्यादा अच्छा है। तो वही चीज़ है कि आप कंपेयर जब तक नहीं कीजिएगा आप इस चीज़ को कह नहीं सकती हैं कि वो चीज़ अच्छा नहीं है। No one should be surprised that comparison, implicit and explicit, pervades the work of social scientists and have done so far in beginning comparison among the roles, organization, communities, institutions, societies and culture. Comparison करने से हमारा जो नॉलेज है वो हमेशा इन्हांस ही किया और वो सोशल साइंटिस्ट को काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि सोशल साइंटिस्ट जो है वो हमेशा कंपैरिजन किए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज़, कल्चर्स को, और उससे कंक्लूजन निकालें। आप हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन को कंपेयर
कंपेयर कर सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि विमेन का जो पोजीशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेनी स्टैचूज ऑफ गॉडेसेस फीमेल डीटीज़ हैव बीन फाउंड। बहुत सारे फीमेल डीटीज़ का स्टैचू मिला था, जिससे ऐसा कंक्लूजन निकाला जाता है कि फीमेल का पोजीशन हड़प्पन सिविलाइजेशन में अच्छा था। बट वैदिक एरा में ऐसा कहा जाता है कि नहीं, फीमेल का पोजीशन अच्छा नहीं था। अर्ली वैदिक में तो फीमेल्स को राइट्स मिला था, बट लेटर वैदिक में वो राइट उनसे ले लिया गया था। सती का प्रैक्टिस या पर्दा सिस्टम या विडो रीमैरिज अलाउड नहीं था। तो डिफरेंट थिंग्स वर प्रिवेलिंग had started prevailing in the later Vedic period। तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट सिविलाइजेशंस को, और उससे कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कैसे वो सिविलाइजेशन, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो अच्छा था। आप कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को। अगर आप स्टेटमेंट को बिना कंपेयर किए बोल रहे हैं तो वो जस्टिसिएबल नहीं होगा। We have seen in the history of colonialism that the colonized were deprived of freedom and the right to self-govern। हम लोग देखते हैं कि कोलोनिज्म जो था वो 18-19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गया था। डिफरेंट यूरोसेंट्रिक फोर्स जो कहते हैं हम लोग, यूरोपियन का जो फोर्स था, यूरोसेंट्रिज्म जो था वो बहुत हैवी था पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे वो तो या तो कॉलोनीज़ के अंदर थे अभी भी, या एक्स कॉलोनीज़ के इन्फ्लुएंस में थे, जिसके वजह से अभी भी हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में यूरोसेंट्रिक फोर्स का बहुत डोमिनेंस रहता है। ज़्यादा स्कॉलर्स जो थे वो ईस्ट के, यूरोप के थे, वेस्ट के, यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे वो ज़्यादा थे। हम लोग नहीं देखेंगे कि इंडियन स्कॉलर्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन या डिफरेंट कंट्रीज़ के स्कॉलर्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कॉलोनीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। So the colonizing nations sought to justify this deprivation by describing the subject population as being incapable of self-rule because it had different social structures and religious belief। अब कॉलोनिज्म जो हो रहा था तो इंडिया जो था वो फ्रीडम मांग रहा था कि नहीं, हमें अब सेल्फ रूल चाहिए, स्वराज चाहिए। तो कॉलोनीज क्या बोल रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कह रहे थे, वो अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कंपेयर कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, आपका पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो इनकेपेबल है सेल्फ रूल के लिए, वो अपने आप को सेल्फ रूल नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर्स अलग है, रिलीजियस बिलीफ अलग है, इसीलिए लोकेशन ऑफ डिफरेंस है और केम फ्रॉम द विंटेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मतलब आप लोग सेल्फ रूल नहीं कर सकते, इसका डिफरेंट पॉइंट्स दिया गया था कोलोनाइज्ड जो हम लोगों के किए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। In such situation, binary opposition like the West and East may indicate countries or people not only described as having different attributes but also separate existence, even in terms of time। तो जब हम लोग इस सिचुएशन में जब हम लोग देखते हैं कि दो ऑपोजिशन ईस्ट और वेस्ट इंडिकेट हो रहा था कंट्रीज, और उनके पीपल जो थे ना कि तो केवल डिस्क्राइब कर रहे थे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बट उनके एग्जिस्टेंस, उनके टर्म्स और टाइम्स भी मतलब जैसे कि अभी के टाइम में ईस्ट वेस्ट का कल्चर काफ़ी डिफरेंट है, पहले के टाइम में भी ऐसे ही था, ईस्ट और वेस्ट का कल्चर काफ़ी डिफरेंट था। अब के लोग क्या करें, वेस्ट के कल्चर को काफ़ी अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप में, और ईस्ट के लोग, यूरोपियन लोग क्या करें, हमारे कल्चर को अडेप्ट करें। दे आर लर्निंग संस्कृत, डूइंग क्लासिकल डांस, एंड वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम डूइंग वेस्टर्न डांस, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वे। सो वही चीज़ हो रहा था। आप किसी भी स्टेटमेंट को, अब ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बताया गया है इसको समझाने के लिए कि कोलोनिज्म जो था वो कैसे जस्टिफाई किया गया, उसको कंपेयर किया गया कि देखिए हम लोग जो है आपको रूल कर सकते हैं क्योंकि हम ही लोग जो है आपको रूल कर सकते हैं, आप लोग केपेबल नहीं है खुद को रूल करने के लिए। आप लोग, उन लोगों को नोमैडिक, हम लोगों को बार्बेरिक नोमैडिक्स कहा जाता था, वी वर रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड। So these were the points which were given by the colonies to do their rule on a motherland. Thus, while the colonizing British was seen as having reached a stage of modernization, the colonized Indians were seen to exist in a state of timelessness. In other words, trapped in a backward past. Historically, however, we have lived in a world which is marked by what Eric Wolf called interconnection. जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे तो एक चीज़ हम लोग जो देखते हैं कि पहले तो बहुत ज़्यादा एग्रीरियन कल्चर था, हम लोग, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था।
फार्मिंग होता था, टैक्स कलेक्शन होता था, बट धीरे धीरे देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है यूरोप में, जिसकी वजह से अब उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए था। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है, पहले वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट लेते थे सस्ता में, यूरोप में जाके महंगा में उसको बेच देते थे, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता था। बट अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ब्रिटिश में ही, यूरोप में ही, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर होने लगा। अब उन्हें केवल रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, तो वो क्या करने लगे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे यूरोप, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बना के हमारे कंट्री में वही रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादा पैसे में बेचते थे। तो ऐसे जो था इंटरकनेक्शन स्टार्ट हो गया। हिस्टोरिकली वी हैव लिव्ड इन अ वर्ल्ड विच इज़ मार्क्ड बाय एरिक वुल्फ। एरिक वुल्फ कहते हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो इंटरकनेक्टेड है। दस द अपील टू लुक फॉर रिलेशनशिप इज लेंट वेट बाय एरिक वुल्फ, हुज वर्क corrects the notion that the destiny of nation was historically being shaped by European nations while the others were merely quiet spectators. एरिक वुल्फ क्रिटिसाइज करते हैं यूरोपियंस को और बोलते हैं, उनका यह कहना है कि जो यूरोसेंट्रिज्म फोर्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो स्कॉलर्स आज के हम लोग देखते हैं या हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं, जो हमारे वेस्ट ईस्ट के जो लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है इंटरनेशनल रिलेशन में, और यूरोसेंट्रिक फोर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन नेशंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ कि हम लोग थे वो केवल स्पेक्टेटर्स बने हुए थे क्योंकि हम लोग कॉलोनीज के अंदर थे। वुल्फ शोज दैट हिस्टोरिकली इंटरकनेक्शन हैव बीन कंटिन्यूड टू बी अ फैक्ट इन द लाइव्स ऑफ द स्टेट्स एंड नेशन। दिस मीन दैट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल, इग्नोरिंग सच इंटरकनेक्शन विल द फैक्ट बी हिस्टोरिकली इनवैलिड। उनका यह कहना है कि इंटरकनेक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग पता कर सकते हैं कि दूसरे स्टेट्स, दूसरे नेशंस में क्या चल रहा है, क्या गलत है, क्या नहीं है। इसका यह कहना है कि रिलेशनशिप, दिस मीन्स दैट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप इज़ नॉट पॉसिबल, इग्नोरिंग सच। हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते रिलेशनशिप, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि नहीं हम लोग दूसरे स्टेट के साथ रिलेशनशिप नहीं, आपको करना होगा। आप इग्नोर इस चीज़ को नहीं कर सकते, आपको इंटरकनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि हम लोग इंटरकनेक्शन नहीं बना पाए एंशिएंट टाइम्स में, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। पहले वो लोग केवल ट्रेड करने आते हैं, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, 100 ईयर्स रूल करते हैं, रुइन करते हैं, हमारे वेल्थ को ड्रेन करते हैं। तो इंटरकनेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एरिक वुल्फ का यही कहना है कि पहले जो है यूरोपियंस का बहुत ज़्यादा जो है रूल रहा है हमारे जो कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्ट्रैटेजी, इसमें देखते हैं कि एरिक वुल्फ का यही कहना है कि यूरोपियन जो यूरोसेंट्रिक फोर्स था उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपैरिजन क्या है ये देखते हैं। पहला मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ सोशल बैकग्राउंड एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सोशल बैकग्राउंड विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहला एक्सपेरिमेंट में यह कहा जा रहा है कि सोशल बैकग्राउंड को हम लोग जैसे कि लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोशल बैकग्राउंड, की सोशल बैकग्राउंड पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो सोशल बैकग्राउंड जो है विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, और एबिलिटी टू कम्युनिकेट को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। सोशल बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड है हमारे अगल बगल उसको क्या लिया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एबिलिटी टू कम्युनिकेट को क्या लिया गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। द इन्वेस्टिगेटर्स वर्क्स आउट a hypothesis stated in terms of relationship between the two conditions which is tested in the experiment। तो एक experiment लेके हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। Children coming from a higher socio-economic background display a better ability to communicate in English in large group settings। The result of the experiment would enable the investigators to offer general proposition regarding the applicability of his findings and compare them with the previous studies। हम लोग एक चिल्ड्रन को लेते हैं जो हायर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, जो बेटर एबिलिटी टू कम्युनिकेट है, जिनका एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो इंग्लिश में वो लार्ज ग्रुप ऑफ सेटिंग्स में, मतलब वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। तो वो जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, और उनका जो एक्सपेरिमेंट रहेगा वो ज़्यादा एप्लीसिबिलिटी रहेगी, उनकी फाइंडिंग, कंपैरिजन, वो सब कुछ करेंगे। पहले वो पढ़ेंगे प्रीवियस स्टडीज़ को कि कैसे किया गया था। तो एक्सपेरिमेंट मेथड में यही चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं,
या आपको किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप पहले कैसे किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कीजिएगा? आप किसी चीज़ को लीजिएगा, उसके बाद आप उससे कम्युनिकेट कीजिएगा, डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट कीजिएगा, और उसके बाद में जैसे कि हम लोगों को जानना है कि पॉवर्टी का रीजंस क्या क्या है हमारे सोसाइटी में। तो रीज़न क्या क्या है सोसाइटी में, ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे और पता करेंगे कि क्या क्या रीजंस है सोसाइटी में। हम लोग डिफरेंट पीपल के पास गए और पता किए कि आप बताइए कि पॉवर्टी का रीज़न क्या है। कोई बोलेगा इकोनॉमिक जो है डिस इक्वालिटी जो है उसके वजह से हो रहा है। कोई बोलेगा कि पॉवर्टी का यह रीज़न है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। कोई लोग बोलेंगे कि करप्शन बढ़ा हुआ है। तो लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजंस देंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट जो है सोशल साइंस में यूज़ होता है। आप किसी टॉपिक को लीजिएगा, उससे आप फाइंड कीजिएगा और एक कंक्लूजन निकालिएगा। सेकेंड मेथड में क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी एज ए नेम सजेस्ट फोकसेस ऑन द इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ सिंगल केस। केस स्टडी में क्या होता है, आप एक केस को लीजिएगा, उसको इन डेप्थ स्टडी कीजिएगा, एकदम डेप्थ से स्टडी कीजिएगा। इन दैट सेंस व्हाइल द मेथड इटसेल्फ इज नॉट स्ट्रिक्टली कंपैरेटिव, इट प्रोवाइड्स द डाटा ऑन अ सिंगल केस which can become the basis of general observation. These observations may be used to make comparison with other cases and to offer general explanations. हम लोग देखते हैं कि आप जब जुडिशरी पढ़िएगा तो उसमें केस स्टडीज़ आपको पढ़ना होगा। केस स्टडी में क्या होता है, डिफरेंट IPC, CRPC, तो आप ये सब में डिफरेंट केस स्टडीज़ आपको पढ़ना होगा, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये सब का। तो उसमें केस स्टडी दिया होगा, उस केस स्टडी को डेप्थ में पढ़ाया जाता है कि आपके पास अगर उसी से रिलेटेड कोई केस आता है तो आप उस चीज़ को समझ चुके, ऑब्जर्व कर चुके कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। और तब जब अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके इस केस स्टडी को, आप अपना ऑब्जर्वेशन दूसरे केस को लेके, जब वो बहुत काफ़ी सिमिलर है, आप उसको ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए केस स्टडी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्ट्रैटेजी ऑफ कंपैरिजन का। These observations may be used to make comparison with other cases and to offer general explanation. Case study क्या होता है, एक केस स्टडी जैसे कि मैंने बताया, अगर आप अगर कोर्ट में गए केस किए तो क्या करते हैं जजेस में, वो जो लॉयर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाई कोर्ट का ये डिसीजन था, वो कोर्ट करते हैं इस चीज़ को। तो वो यह बताना चाहते हैं कोर्ट करके कि जो निर्मला वर्सेस दिस केस हुआ था, स्टेट ऑफ दिस हुआ, हरियाणा हम लोग लेते हैं, स्टेट ऑफ हरियाणा हुआ, तो इसमें जो हुआ वो काफ़ी सिमिलर था इससे। तो वो कंपैरिजन करके बता रहे कि आप इस चीज़ को देखिए और दोनों का केस काफ़ी सिमिलर है, जिससे ये चीज़ आपको ईजी होगा समझने के लिए कि क्या करना है। तो केस स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ comparison. However, may in a disappropriate manner emphasize distinctiveness or what are called as deviant and unusual cases. There might be a tendency, for example, among comparative to explore question like why United States of America does not have a socialist party rather than explore why Sweden along with most Western democracies has one. बट कुछ क्वेश्चंस रहता है जिसमें आप केस स्टडी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको पहला वाला मेथड यूज़ करना होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। सेकंड एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या, आप क्वेश्चंस पूछिएगा। केस स्टडी में क्या है, केस एक दे दिया गया, आप उसको पढ़े, बट ऐसा केस स्टडी नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्यों सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है वो ड्रॉबैक्स हम लोग कह सकते हैं केस स्टडी का, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड। The statistical method uses and categorizes and variable which are quantifiable or can be represented by numbers. Example, voting pattern. Statics use कर रहे हैं हम लोग। Statics आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, वोटिंग पैटर्न ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या कहना है। जैसे कि अभी आप रीसेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि एग्जिट पोल्स होता है ना, इलेक्शंस में एग्जिट पोल्स हुआ, उसमें बोला गया कि ठीक है बीजेपी जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और कांग्रेस की इतनी सीट आएगी। तो ये एक एग्जिट पोल था, ये एक डायरेक्ट एग्जिट नहीं था, बट ठीक है ये एग्जिट पोल था और उसका अनुमान काफ़ी सही निकला। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स को यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए
और बताते इसमें क्या हुआ कि आप कंपेयर करें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उनको किस किस मुद्दा पे क्या क्या वोट मिल रहा है और किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है। वोटिंग पैटर्न जैसे कि हम लोग कॉलेजेस में देखते हैं, स्कूल्स में देखते हैं, टीचर्स बोलती हैं कि आप वोट कीजिए कि किसको एजुकेशन में लेना है। तो उस तरीके से वोट होता है, स्टैटिक्स होता है और सिलेक्शन होता है। It also offers a unique opportunity to study the effect or relationship of number of variables simultaneously. It has the advantage of presenting precise data in a compact and visual effective manner so that similarities and dissimilarities are visible through a numerical representation. तो स्टैटिक्स मेथड में क्या होता है मेनली कि दो चीज़ को लिया जाता है, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि क्या सिमिलैरिटीज़ है डिसिमिलैरिटीज़ है। जैसे कि एक घर से दो बहन हैं, आप दोनों बहन की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को लीजिएगा और अपना कंक्लूजन निकालिएगा। इसी चीज़ को कहते हैं स्टैटिक्स को। Example, cross-national comparison may lead to finding like middle-class women of the age group 25 to 30 are more likely to vote in Western democracies than developing countries like India. तो एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि एक स्टैटिक्स का एक डाटा है जिसमें यह कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्री में विमेन का जो वोटिंग परसेंटेज है 25 to 30 एज की जो विमेन ग्रुप में आती हैं, उनका जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग का वो ज़्यादा है rather than डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की विमेन जो है वो ज़्यादा वोट कर रही हैं इस एज की, जहाँ की डेवलपिंग कंट्रीज़ की विमेन 25 to 30 ईयर्स की कम वोट कर रही हैं। तो ये क्या है, स्टैटिक्स है, डाटा लिया जा रहा है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। फोकस्ड कंपैरिजन, the two countries may be studied with respect to their specific aspect, example policy of population control in India and China, or the entirely example with respect to the process of modernization. The latter may however leads to parallel study of two cases, leaving little scope for the study of रिलेशनशिप। हम लोग देखते हैं कि एक फोकस्ड कंपैरिजन भी होता है। फोकस्ड कंपैरिजन में क्या होता है, टू कंट्रीज़ की स्टडीज़ को लिया जाता है और उनके बारे में फोकस्ड एकदम अच्छे से एनालिटिकली स्टडी किया जाता है। जैसे कि इंडिया चाइना दोनों कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इन दोनों कंट्री के पॉपुलेशंस को अच्छे से पढ़ा जाता है। तो ऐसा पाया जाता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो यूथ का बहुत ज़्यादा है और चाइना का यूथ का पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है। और अब ऐसा डाटा में भी फाइंड किया जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो गया, जो चाइना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है, फोकस्ड कंपैरिजन में आता है। नाउ हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड क्या है कंपैरिजन का? Comparative historical research is a method of social science that examines historical event in order to create explanations that are valid beyond a particular time and place, either by direct comparison to other historical event, theory building or reference to the present day. Historical method में क्या होता है कि आप पहले को अभी से कंपेयर करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं। जैसे कि थ्री फेजेस हम लेते हैं, हड़प्पन फेज, वैदिक फेज, जैसे कि 3 फेज लेते हैं, चलिए 2 फेज हम आपको लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। अर्ली वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज। अर्ली वैदिक फेज में विमेन का पोजीशन काफ़ी अच्छा था, वो सभा समिति में पार्टिसिपेट करती थी, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, उनका पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करती थी। मैरिज का उन पर कोई दबाव नहीं था, वो अपने आप चूज़ करती थी कि उनको किससे शादी करना है। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों था। पॉलीगैमी मतलब कि जो मेन हैं वो एक से ज़्यादा फीमेल से मैरी कर सकते हैं, और वहीं पे विमेन के पास भी ये राइट था कि वो एक से ज़्यादा मेन से मैरी कर सकते हैं। बट यही चीज़ चेंज हो जाता है लेटर वैदिक फेज में। विमेन का पोजीशन सभा समिति में उन्हें अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करने का, वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। उनका केवल काम था हाउस होल्ड प्रोसेस में काम करना, कोर्ट्स में काम करना। उनका एजुकेशन रोक दिया गया था, केवल मेल्स जो थे वो गुरुकुल जाके पढ़ते थे। और लेटर वैदिक फेज में हम लोग केवल पॉलीगैमी प्रैक्टिस देखते हैं, पॉलीएंड्री नहीं देखते हैं। सती और पर्दा सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो हम दो मेथड्स, दो जो फेजेस था अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को कंपैरिजन कर रहे हैं और बता रहे, तो यही है हिस्टोरिकल मेथड। आप कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि क्या ज़्यादा बेटर है। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ द कंपैरेटिव मेथड्स ऑफ कंपैरिजन।
जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रॉबेबली द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च इन सोशियोलॉजी इज द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बाय मार्क्स वेबर, which explores the relationship between religion and the expansion of capitalism in number of countries over time. Comparison is a basic human endeavor. तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को कंपेयर किया है। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता है वैसे वैसे जो रिलीजियस बिलीफ था लोगों का वो कम होते गया। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल विच इज़ गिवन बाय मैक्स वेबर. Now, comparison is a basic human endeavor. Consciously or unconsciously, we keep on comparing many things around us in the discipline of political science using comparative method. Comparison जो है वो human being का एक बहुत important endeavor है और हम लोग हमेशा compare करते रहते हैं political science के different disciplines को comparative methods से. different comparative methods को हम लोग ने discuss किया है. One can not only explain the general description or characteristics of institution, system of phenomena, but also provide a nuanced understanding of the political system. आप केवल कंपेयर करके आप केवल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन का नहीं बता सकते, बट आप ये भी बता सकते हैं, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी बता सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं, है ना. द पैटर्न सिमिलैरिटीज. अब आप बस बोलिएगा कि नहीं भाई जो पाकिस्तान जो है वो लेस डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर है. आपको कंपेयर करना होगा किससे लेस डेमोक्रेटिक सेक्युलर है. इंडिया से लेस डेमोक्रेटिक सेक्युलर है. इंडिया में इतने रिलीजन है तब भी वी लिव पीसफुली, और वहीं पे पाकिस्तान में आप देख लीजिए तो हमारे फ्रीडम राइट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा हैं पाकिस्तान से. तो ये सब जो है डिफरेंसेस है, आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है. Some examples of comparative politics are studying the differences between president and parliamentary system. कुछ examples ये भी है जैसे कि हम लोग president या parliamentary system को compare करते हैं. democracy, dictatorship हम लोग compare करते हैं कि नहीं हमारा जो country है वो democratic है लेकिन अभी भी उस country में dictatorship है. तो ये सब चीज़ जो है वो phenomena है. यही सब चीज़ को आप subject लेके compare कर सकते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है सच एस कनाडा, और टू पार्टी सिस्टम है जैसे यूनाइटेड नेशन में केवल 2 पार्टी है, या मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में भी है. तो आप पार्टी सिस्टम को लेकर कंपेयर कर रहे हैं. यूनाइटेड स्टेट में तो भाई बस 2 पार्टी सिस्टम है और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कनाडा में मल्टी पार्टी सिस्टम है. तो कंपैरेटिव मेथड हमें क्लियर पिक्चर देता है, हमारे क्लियर माइंड को क्लियर पिक्चर देता है और गुड अंडरस्टैंडिंग देता है पॉलिटिकल साइंस को लेकर. सो हम लोग इस यूनिट 2 से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. इसी से यूनिट 2 वी आर डन विथ यूनिट 2 और हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 कवर करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन.